बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं। वहीं पर हम देख रहे हैं कि सियासी सूरत हाल और सियासी मैदान में इस वक्त हम देख रहे हैं कि जी बहुत सी बातें की जा रही हैं। आज की अगर हम मेन डेवलपमेंट्स की बात करें तो दहशत गर्दी पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का ये वतीरा है। हम दुश्मन को छुप कर नहीं बल्कि ललकार कर मारते हैं, ऐसा बड़ा बयान सामने आया है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से। उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया, तो ये भी बाइस फ़ख्र की बात है। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे तारीखी हैं। ये तमाम सूरत हाल मंजर आम पर है। दूसरी जानिब देखें तो सियासी सूरत हाल की अगर बात करें तो वहाँ पर जादू टोने से नहीं मुल्क मेहनत से तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज तकरीब से खिताब करते हुए उनका यही कहना था उलमा कन्वेंशन में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मीशत आज तेजी से तरक्की की जानिब गामजन है। अफवाज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। तीसरी जानिब पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि चेयरमैन हैं, और उनका भी एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एक ऐसी सियासी जमात जो कि सियासी दज्जाल का काम करती दिखाई दे रही है। सजेशन भी उस सियासी जमात को ये दे रहे हैं कि सियासी पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा में अपना रवैया बेहतर करना होगा। सियासी जमात दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी तो फिर गवर्नर राज लगाना मजबूरी बन जाएगा। तो ये केपीके के मामलात की तरफ रोशनी डाली जा रही है। ऐसे में एक और बयान जो सामने आता है वो 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का ये मामला है, जहां पे पीटीआई का इस वक्त हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी से राब्ते का फैसला किया गया है। तो ये राबतों के मामला सामने आएंगे, बैकडोर के मामला सामने आएंगे, फ्रंट डोर के मामला सामने आएंगे। नून लीग एक जानिब नजर आ रही है, पीटीआई की जमात एक जानिब नजर आ रही है। वहीं एक जानिब हम देख रहे हैं कि एमक्यूएम का भी एक रद्द-ए-अमल सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तमाम तो सूरत हाल है इस वक्त सियासी जमातों का। वहीं हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी का भी एक खास करके शहर कराची के हवाले से एक बड़ा रोल है, जिसमें आज भी कॉन्फ्रेंस भी की गई है। ये तमाम तो सूरत हाल है, लेकिन इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो पीटीआई की जमात के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जी तमाम सियासी जमातों की तकारीर उठा लें, तमाम सियासी जमातों की मीडिया कॉन्फ्रेंसेस देख लें, तो तमाम का जो एक रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है पीटीआई के हवाले से वो बड़ा मुख्तलिफ नजर आ रहा है। ऐसे में पीटीआई की जमात क्या सोच रही है कि आने वाले वक्तों में पीटीआई माइनस होती हुई नजर आ रही है। इस हवाले से इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके मोहम्मद फारूक साहब, जमात इस्लामी साहब का ताल्लुक है, मेंबर्स इन असेंबली भी हैं। वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद फारूक साहब, तमाम तो सूरत हाल सबके सामने सियासी जो इस वक्त इंजीनियरिंग देख रहे हैं, सियासी तौर पे जो हम देख रहे हैं कि तब्दीलियां नजर आ रही हैं, या हम इसको देखें कि रवैयों में जो बदलता हुआ रुझान नजर आ रहा है। ऐसे में अब 2 रोज की एक कौमी कॉन्फ्रेंस का मामला है, जहां पीपल्स पार्टी और पीटीआई चाह रही है खुद कि वो पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते बरकरार रखे। आप किस तरीके से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप सही कह रहे हैं। इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है वो बेहतर नहीं है। ये इलेक्शन के बाद से ही सूरत हाल है। देखें, जमहूरियत का राग अपने वाले खुद जो है वो अपनी पार्टी में भी जमहूरियत नहीं ला सके, और इस मुल्क के अंदर भी जो जमहूरियत इस वक्त मौजूद है, आप देखें फॉर्म 47 के नतीजे के अंदर कौमी असम्बली भी और सूबाई असम्बलियाँ भी मौजूद हैं। तो अगर इस तरह से अगर जमहूरियत आप समझ रहे हैं तो ज़ाहिर है ये तो हाइब्रिड जमहूरियत है। ज़ाहिर है मैं नहीं समझता कि इस जमहूरियत से कोई खैर का काम निकल सकेगा। इस वक्त जो सियासी पार्टियों के ऊपर पाबंदियों की बात की जा रही है, देखें कोई भी सियासी पार्टी जो लेजिटिमेट हो और जो कानूनी हैसियत उसको हासिल हो, उसको उसके ऊपर पाबंदी लगाना किसी तरीके से भी सही नहीं है। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ बाकी वाज़ेह है, वो ख्वाह टीएलपी हो या पीटीआई हो। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ये वो लोग हैं जो आवाम से वोट लेते रहें। आप जमहूरियत के अंदर इलेक्शन के ज़रिए से, आवाम की नुमाइंदगी के ज़रिए से लोगों की मकबूलियत को, पार्टी की मकबूलियत को नापा जाता है। आप देखें, ये बात तो हर शख्स को मालूम है कि इस मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा वोट तो पीटीआई ने लिए है ना। आपने उनको पीटीआई को जो है वो आप किस तरह से क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं समझता किसी भी पार्टी और किसी पार्टी रहनुमा को माइनस करके जो है वो ये काम होना चाहिए। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ वाज़ेह है, आप इलेक्शन कराएं, और जो इलेक्शन हुए हैं इसमें हमारा बहुत वाज़ेह पैगाम है। जो इलेक्शन हुए हैं इस इलेक्शन में जो है वो हम बहुत वाज़ेह तौर पे ये बताते हैं कि लोगों ने जिनको वोट दिया उनको नुमाइंदगी का हक नहीं दिया गया, और जो फॉर्म 45 मौजूद हैं, इस 45 के मुताबिक मैं तो समझता हूँ कि इस असम्बली का भी जो है वो फैसला होना चाहिए, और अदलिया के ज़रिए से अदलिया इसका फैसला करे। इलेक्शन कमीशन इस काबिल नहीं है। तो ये बहरहाल जमात इस्लामी का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है।
कि अवामी उमंगों के मुताबिक फैसला किया जाए, ना कि किसी की ख्वाहिश के ऊपर कोई फैसला लोगों के ऊपर थोपा जाए। ठीक है। अच्छा, अब एक जानिब हम देख रहे हैं कि जमहूरी इक़्तिदार की बातें, या वही हम देख रहे हैं कि फॉर्म 47 और 45 की बातें सामने आ रही हैं। वोटर्स का हम देख रहे हैं कि जी वोट बैंक क्या है वो भी सबके सामने नजर आ रहा है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में पीटीआई की जानिब से रियासत मुखालिफ बयानात के मामला भी सामने आते हैं। सर, इस पर क्या कहेंगे कि एक जमहूरी जमात है, ठीक है, जिस तरीके से बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि 80% जो वोट बैंक है पूरे पाकिस्तान में वो पीटीआई का है, तो ऐसी सूरत हाल में रियासत के खिलाफ कोई बयान देना, आप नहीं समझते कि इसकी शदीद मजम्मत भी करनी चाहिए पीटीआई को? और अगर इसके साथ साथ आगे चलते हुए मामला नजर आते हैं तो वहां पे जो है वो अपने तमाम मामला को सरेंडर भी करना चाहिए। ठीक है, जाहिर पीपल्स पीटीआई को जो है वो इस तरह के बयानात से इज्तनाब करने चाहिए, अगर तो उनके बयानात हैं। पहले तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे बयानात ही नहीं है, वो ये एआई जो है जनरेटेड वीडियो है। और अगर मैं फिर कहता हूँ कि खाली पीटीआई नहीं, कोई भी सियासी पार्टी उसको जो है वो इस तरह से रियासत के खिलाफ, तो जबकि ऐसा वक्त हो जब हम इंडिया और अफगानिस्तान के साथ इस वक्त नाजुक सूरत हाल के अंदर मौजूद हैं, रियासत और रियासी इदारों के खिलाफ बिल्कुल भी किसी किस्म के बयान और हर्जासराई नहीं होनी चाहिए। इसको तो जमात इस्लामी कंडम करती है, लेकिन इसको बुनियाद बनाकर किसी पार्टी के खिलाफ, देखें अगर ये मामला है तो मुझे बताया ना कि अडियाला जेल में एक भाई से बहन को मिलने के लिए, इमरान खान के बहनों को मिलने की भी इजाजत नहीं दे रहे, और कहते हैं कि वो मौसा वहाँ पे जो है वो सियासी बातें करते हैं। भाई मुल्क का साबिक वजीर आजम है, और इससे पहले भी जो है वो साबिक वजीर आजम को इसी तरह सियासी बुनियादों पे केसेस में डाला गया। जमात इस्लामी समझती है कि सियासी बुनियादों पर केसेस इस तरह से नहीं बनने चाहिए, जुल्म सितम नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि रियासती इदारों और रियासत के खिलाफ किसी भी किस्म के कोई बयान की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है सियासत के अंदर। पाकिस्तान है तो सियासत है, इदारे हैं तो सियासत है, रियासत है तो सियासत है। सबसे पहले जो है वो रियासत है, उसके बाद दीगर चीजें आती हैं। ठीक है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो कि वजीर आजम के मुशीर भी हैं, और उनका ये बयान सामने आया था कि जी, क्योंकि डेफिनेटली इससे पहले भी हमने देखा कि और भी जो जमातें हैं, सियासी जमातें, उनके जो कारकुनान हैं उनकी गिरफ्तारियों के मामला सामने आए या उनको जो है वो पाबंद सलसल किया गया। ऐसे में उस वक्त सियासी जो मामलात हैं, मशवरे हैं, वो देना अलाउ थे जेल में, लेकिन अब नहीं है। तो जब ये तमाम तर आपने पाबंदियां लगाई हुई हैं तो जेल के कवानीन और इसके साथ साथ जो रियासत के कवानीन है उससे बालातर होकर तो कुछ नहीं किया जा सकता ना। ऐसे में तो फिर मुर्तकब हैं। अगर दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि वज़ीर इत्तलात ये बात कहते हुए दिखाई देते हैं कि 1% भी अब चांसेस नहीं है कि मुलाकात करवाई जाए, तो ये आप नहीं समझते कि फिर ये इकदाम तो सही है? क्योंकि सियासी बातें होंगी या सियासी तौर पर मामलात होगी, मुलाकातों के मामलात बनेंगे, तो वहां तो फिर इस तरह के बैरियर्स लगाए जाएंगे। सब जेल में थे तो बेनजीर मोहतरमा जाती थी अंदर, नवाज शरीफ जेल में थे तो इनकी अहलिया जाती थी अंदर, इनके फैमिली भी जाती थी। इनके मुंह से तो कम से कम ये बातें अच्छी नहीं लगती, रियासी इदारों के खिलाफ कोई बयान ना दे। ये मुझे बताया ना, पीटीवी पे कब्जा किसने किया था, सुप्रीम कोर्ट पर जो है वो किसने हमला किया था, कौमी असम्बली के ऊपर किसने हमला किया था, ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना को किसने गद्दार कहा था, और अयूब खान को कौन डैडी कहता था। तो ये वो सियासी पार्टियां हैं, इनके अपने किरदार माजी के बेहतर नहीं है, ये तो खुद हमला करते रहे, खुद चीजों को करते रहे। आज तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तमाम जो सियासी जमातें आपस में मिलकर पीटीआई के साथ कर रही हैं, क्या ये सिर्फ महज इल्जाम तराशी है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, मैं तो ये कह रहा हूँ। मैं देखें, इसका फैसला किसी सियासी पार्टी ने नहीं करना, और ना ही फॉर्म 47 की जो है वो गवर्नमेंट ने करना है। और तो सर किसने करना है ये फैसला? ये फैसला आवाम करेगी, और आवाम इलेक्शन के जरिए करती है, जमहूरियत के जरिए करती है। उसको तो आपने मैनिपुलेट कर दिया। आप आज़ाद इलेक्शन कमीशन बनाएं, और जो जिन्होंने जिसको वोट दिए हैं, जिसको मैंडेट दिया है, उस मैंडेट उसके हवाले करें। मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ, जो कराची की सूरत हाल खराब है, इसका वजह भी यही है। कराची के अंदर तो ये एमक्यूएम नाम की कोई चीज, एक पोलिंग स्टेशन और एक पोलिंग बूथ नहीं जीते, इनको आपने सारे एमएनए और सारे एमपीएस दे दिए। तो ये इस काबिल तो नहीं है, ये इनको तो वोट नहीं मिला ना, इनको टोटल वोट पूरे कराची के 1 लाख नहीं है इनके। और फिर पीपल्स पार्टी को देखें आप, पीपल्स पार्टी के ये काबिज मेयर साहब
जिनकी मेयरशिप के अंदर कराची खंडर से खंडर बन रहा है, इसकी वजह भी यही है। कराची को लेकिन गुज़िश्ता रोज तो मेयर कराची ने बड़ा बयान दिया, वो ये कह रहे हैं नाज़ाबाद में जहां पे आपके वोटर ज्यादा हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं और अमीर जमात इस्लामी भी जो मुनव्वर जफर साहब हैं, इसके साथ साथ हाफिज नईम रहमान के हवाले से वो कह रहे हैं कि वो तो लाहौर में जाके काम कर रहे हैं, कराची में उनको होना चाहिए। सर उनको कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, इनको अपने 18 साल का हिसाब देना है। कराची के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, सिंध के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। ये नाज़माबाद की फिक्र ना करें, ये अपने लड़काना और सक्खर की फिक्र करें, और उस मेयरशिप को, जिस मेयरशिप पर वो काबिज हैं, जिसका उनको इख्तियार नहीं है, जिसका मैंडेट नहीं है, अवाम ने उनको पसंद नहीं किया। कराची के लोग इनकी पीपल्स पार्टी से और इनसे नफरत करते हैं, इनकी सिर्फ इस एक्ट की वजह से जो कराची के साथ कर रहे हैं। ये अपने घर जाएं, इस्तीफा दें, इसके अलावा ये कराची की फिक्र ना करें। कराची की फिक्र वो लोग सर मसले का हल निकाल तो लिया है। अगर ढक्कनों के मामला सामने आए थे, 1-1 लाख रुपया जो है वो तमाम जो टाउन्स के इदारे हैं उनको भी दिया जा रहा है, तो एक अच्छा इकदाम तो किया जा रहा है। ढक्कन लगाने के पैसे तो दे रहे हैं, ढक्कन लगाने का इख्तियार किसके पास है ये बताए। कराची वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन के पास 24 अरब रुपए साल के जमा हुए हैं, वो कौन खर्च करेगा, कहाँ से खर्च होगा, उसका इख्तियार किसके पास है। ये 1 लाख रुपए की ज़कात ना दें, हम उसके अलावा ही अपनी यूसीज के अंदर ढक्कन लगा रहे थे, इनकी जिम्मेदारी है। ये चेयरमैन है कराची वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन के, ये सारा पैसा लेते हैं, सारा बिल जो सीवरेज और पानी का बिल है और जो के इलेक्ट्रिक के अंदर MUCT लग के आ रहा है, ये सारा इनके पास जमा होता है साल के 24 अच्छा, अरब जो ये 1 लाख रुपए मुख्तस किया गया है हर टाउन के लिए, क्या ये नाकाफी है? अभी तो ऐलान हुआ है जी। अभी यूसीज के लिए ऐलान हुआ है, ये काफी है या नहीं है। मसला ये है कि नहीं, चेक तो तकसीम किए जा चुके हैं। आप पैसे क्यों दे रहे हैं? नहीं, आप पैसे क्यों दे रहे हैं? आप जो इख्तियार जिसका है कराची वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन का, आप उसके जरिए से ढक्कन लगवा देना। आप मेयर हैं, उसके चेयरमैन हैं, आप उस पर कब्जा करके बैठे हैं। ये इस तरह से पैसे थोड़ी बांटेंगे आप उस सेवरेज लाइन के और सेवरेज के मेन होल के और पानी के जिम्मेदार हैं। पानी देना लोगों को, शहर वालों को पानी टैंकर के जरिए से क्यों देते हैं? शहर में टैंकर माफिया मौजूद है। आप अभी कहेंगे कि मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, यूसीज जो है वो घरों के अंदर टैंकर डलवाना शुरू कर दें। अबे भाई, इस तरह से सिस्टम नहीं चलता है, सिस्टम सिस्टमेटिक चलता है। इनको पता ही नहीं है ना, इन्होंने तो लड़काना बनाना है शहर को, इन्होंने तो इसको काठमांडू बनाना है, इन्होंने तो जो है वो मोंजोदड़ो बनाना है शहर को, वो बना दिया है। इनको पता ही नहीं है। ये देखें, ये सब सिस्टम है। नेमतुल्लाह खान की लेगेसी हमारे पास मौजूद है, हमारे पास अब्दुल सत्तार अफगानी का काम मौजूद है। उस वक्त कोई ढक्कन के अंदर कोई गटर में गिर के क्यों नहीं मरता था? उस वक्त कोई डंपर के नीचे आके, वाटर टैंकर के नीचे आके मोटरसाइकिल सवार क्यों नहीं मरता था? आज भी एक नौजवान जो है वो पोर के चौरंगी के नीचे, मोटरसाइकिल के नीचे आके, और वाटर टैंकर था। कौन सा मुल्क है इस मुल्क के अंदर, कौन सा शहर है जहां वाटर टैंकर के जरिए पानी मिलता हो? सिर्फ शहर वाले रह गए, कराची वाले। तो ये कराची के साथ ये दोगली पॉलिसी खत्म करें। 1 लाख रुपए नहीं चाहिए किसी को, ये गटर के ढक्कन लगाए, और जिस मेयर की शिप पर ये बैठे हुए ना इख्तियार पर, उसके इख्तियार को अगर नहीं संभाल सकते तो इस्तीफा दें और घर जाएं। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब जो PTI के हवाले से जो बात हो रही है, आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्तों में क्या PTI जमात इस सियासी जमहूरी जो पूरा एक रियासती सिलसिला है, क्या इससे हमें माइनस होती हुई दिखाई दे रही? ये तो PTI वाले जवाब दे सकेंगे कि उनकी तंजीम इसको किस तरह से फेस कर सकेगी, लेकिन मैं जो उसूली बात है वो ये है कि किसी भी ऐसी जमहूरी कुव्वत को जिसको वोट मिले हों, और मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट PTI को मिले थे और जनरल इलेक्शन के अंदर, और किसी भी ऐसी पार्टी को किसी भी इल्ज़ाम के ज़रिए से, किसी प्रेशर के ज़रिए से इस तरह से माइनस करना बिल्कुल भी पाकिस्तान की जमहूरी इक़्तिदार के अंदर सही नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक साहब। जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक था, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। यही मामलात एक जानिब देख रहे हैं कि जहां पर सियासी सूरत हाल कुछ अलग से दिखाई दे रही है। आने वाले वक्तों में शायद PTI की जमात या तो पीपल्स पार्टी के साथ कुछ मुज़ाकरात अगर हो जाते हैं तो वहां पर हम ये देखेंगे कि PTI की जो जमात है वो शायद दोबारा से जमहूरी रवैया इख्तियार करते हुए इस पूरी सियासी जमात का एक हिस्सा बन जाए, और ऐसे में आगे के मामलात जो हैं वो फिर सुधरते हुए दिखाई देंगे। यहाँ वक्त ब्रेक जाएंगे, वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते हैं हमारे प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड द न्यूज़।
वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे थे सियासी जमातों के हवाले से, वहीं पीटीआई की जमात के हवाले से आप देख रहे हैं कि दूसरी जमातों में इस वक्त रवैया मुख्तलिफ नजर आ रहा है और कुछ ना कुछ रद्द-ए-अमल सामने आता है। गुज़िश्ता रोज होने वाले जो वाकयात हैं जिसमें हमने देखा कि अडियाला जेल के बाहर धरना दिया गया, उस धरने के बाद वाटर कैनन की मदद से जो है वो हमने देखा कि जो हुजूम है उसको इंतशार करने की कोशिश की गई, जहाँ पर हमने देखा कि जी बानी पीटीआई की जो दोनों बहनें हैं वो दोनों बहनें जो हैं वो जख्मी भी हुई और उनकी भी फुटेज सोशल मीडिया पर हमें वायरल होती हुई दिखाई दी। ऐसे में एक सियासी जमात सियासी दज्जाल का काम कर रही है, ऐसा कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का। नुसरत वाहिद साहब हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, साबिक एमएनए हैं, पीटीआई से आपका ताल्लुक है, हमारे साथ वीडियो पर मौजूद है इस वक्त। सबसे पहले वेलकम करेंगे नुसरत वाहिद साहब आपको। और ये तमाम सूरत हाल सबके सामने सब देख रहे हैं, ऐसे में इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मुझे अब आपकी आवाज टूट टूट के आ रही है, समझ नहीं आई है आप क्वेश्चन। जी नुसरत वाहिद साहबा, गुज़श्ता रोज होने वाले वाकये के हवाले से डेफिनेटली हमने देखा कि वही जो वाकया पेश आया इस पे सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा कोहराम नजर आया। ऐसे में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक बयान सामने आता है, वो कहते हैं कि जी ये दज्जाल सियासी जमात में दज्जाल का काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप किस तरीके से इस स्टेटमेंट को देखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपना प्रोग्राम मुझे इनवाइट करने का। देखें, बहनें जाती हैं जो कि 70 साल से ज़्यादा की उम्र की हैं, टेम्परेचर है 9 सेंटीग्रेड और सर्दी इतनी शदीद है, लेकिन उसके बावजूद एक दिन पहले हुआ है कि 13 घंटे बैठने के बाद वो वहाँ से हटे कि मुलाकात नहीं होगी। कल भी यही हुआ, वो सुबह से आए बैठे और बैठे रहे, किसी को कुछ नहीं कह रहे। फिर उनको जगह नहीं मिली तो वो एक पुलिस की ही बनाई हुई शायद कोई चीज दीवार टाइप में, उसके साथ बैठ गई बहने भी, और जो लीडर्स आए थे वो भी, और बाकी लोग जितने थे वो बैठे रहे। आस्ता आस्ता लोग कम होते रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकात कराएंगे तो हम जाएंगे। लेकिन रात के 1 बजे के बाद ऑलमोस्ट 2 बजे तक इन लोगों ने वाटर कैनन से सबको बहुत बुरी तरह हर्ट किया। ये वाटर कैनन इस तरह का नहीं होता, उसको अगर नाम दिया है ना कैनन, तो मतलब ही यही है कि वो गोली की रफ्तार से आता है। और इतनी तेज पानी इस उम्र की औरतों के ऊपर डालने का मतलब ये था कि उनको हर्ट किया जाए, और वो हुई। अपनी अपनी जगह से वो सारी हिल गई, उनके कपड़े सारे गीले हो गए, कुछ जमीन पे गिर गई, कुछ हुआ। और उसके अलावा आप देखिए जो बच्चे थे वहां पे लड़के खड़े हुए, उनके ऊपर किस तरह पानी फेंका गया। मतलब ये इनह्यूमन एटीट्यूड है जिसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता कि एक मोतबर खवातीन जो कि अपने अपने शोबों में बेइंतहा काबिल और काबिल एहतराम है, और उनका भाई वजीर आजम रह चुका है, और उसके अलावा उसके बकेट में देखा जाए तो दुनिया की हर चीज उसमें मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद जो ट्रीटमेंट उसके साथ हो रहा है और फिर उसकी बहनों के साथ हो रहा है और फिर उनके वर्कर्स के साथ हो रहा है। वो लीडर जिसने 180 सीटें जीती, जिसको छीन के इन लोगों ने 98-92 के करीब किया, और बाकी बाद में रिजल्ट सीटें छीन के इस वक्त कुछ 70s में हम लोग असेंबली में पाए जाते हैं। तो उसके साथ ये वाला सलूक क्यों हो रहा है? वो जाती हैं, जाके मिलना चाहती हैं भाई से। वो तो यहाँ तक पिछली दफा बात हो गई थी कि हमें 3 मिनट के लिए किसी एक को भेज दो कि हमें खैरियत उनकी पता चल जाए। तो जब अच्छा वो नुसरत भाई साहबा, ये जो तमाम सूरत हाल है इसमें टोटल ब्लॉक आउट किया हुआ है, ना वो किसी से बात कर सकते। इवन जो लोग खाना देने आते हैं उनको भी अगर सलाम करें तो वो जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उनको मना किया गया है कि बात नहीं करनी है। इज ए टेररिस्ट? ये क्या इंडिया से आपने कोई बंदा कैद किया हुआ है जिससे बात नहीं कर सकता कोई भी? सब वो तो दूसरी जमातें तो कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि ये जो पीटीआई की जमात है वो एक दहशतगर्द जमात है। वो ये भी कह रहे हैं कि जी बैरूनी मुल्क आप जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। बैरूनी मुल्क में उनकी जो बहनें हैं वो खास करके इंडिया और भारत के हवाले से बताया जाता है कि उनके चैनल से बैठ के जो है वो पाकिस्तान या रियासत मुखालिफ बयान दे रही है। बिल्कुल समझ नहीं आ रही। जी नुसरत भाई साहबा, दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि आपने कहा कि जी वो दहशतगर्द नहीं है, लेकिन जो दूसरी सियासी जमातें हैं वो कहती हुई दिखाई देती है कि पीटीआई की जमात एक दहशतगर्द जमात है। फिर इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि बानी पीटीआई की हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से दूसरे चैनल से खबरें आनी शुरू हो गई। फिर बानी पीटीआई की जो अपनी बहनें हैं वो दूसरे चैनल्स पे बैठकर, भारतीय चैनल पर बैठकर पाकिस्तान की बात करने लगी। तो आपको नहीं लगता कि ये जो चीजें इस्तेमाल की गई इससे रियासत को नुकसान होगा? जी नुसरत वाहिद साहबा, आपको मेरी आवाज आ रही है?
तमाम तर सूरत हाल सबके सामने नजर आ रही है। ऐसे में नुसरत वाहिद साहिबा, अगर आप मुझे सुन सकती हैं इस वक्त, तो रियासत मुखालिफ बयानात अब भी हम देख रहे हैं कि PTI जमात का एक वतीरा नजर आ रहा है। ऐसे में आपको लगता है कि जिस तरीके से दहशत गर्द वाला लफ्ज इस्तेमाल किया गया मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, तो ये इस लफ्ज के बाद आप मुझे ऑनलाइन ले लें, आपकी आवाज बिल्कुल कट कट के आ रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, हमारे से जुड़े रहें, देखते हैं हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, नुसरत वाहिद साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और इस वक्त मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल इश्यूज भी थे, लेकिन उसके लिए माजरत चाहेंगे। माइनस इमरान की बातें क्यों की जा रही हैं? नुसरत वाहिद साहिबा क्या कहेंगी? एक जानिब दहशतगर्दी का लफ्ज आपकी जमात के साथ लगाया जाता है, दूसरी जानिब माइनस इमरान की बातें हो रही हैं, क्या कहेंगी? क्या हम लोग कह रहे हैं -1? नहीं, दूसरी सियासी जमातें जो है वो ये लफ्ज का इस्तेमाल कर रही है। तो उन्होंने तो कहना ही है भाई, वो आदमी जेल में पड़ा हुआ 73 इयर्स का, उसका बात कोई कनेक्शन नहीं है, कोई अपनी बात कन्वे नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद आप देख लें, शाम 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जितने शोज आते हैं वो सिवाय इमरान खान इमरान खान इमरान खान, चाहे उसका नाम लिया जाए ना लिया जाए, जिस तरह मर्जी हो, वो शोज इमरान खान के ऊपर ही हो रहे होते हैं। अब वो तो चाहेंगे कि माइनस करें ताकि वो सुख की जिंदगी गुजार सकें। अभी भी वैसे कोई उनको कुछ कह नहीं रहा, आपको पता ही है, पिछले महीने ही रिपोर्ट आई है कि 53,000 अरब रुपए की करप्शन हो चुकी है पिछले 3 सालों में, और उसके बावजूद वो आगे की 2 किस्तें इनको दे देता है कि चलें अब मजीद करप्शन करें आप लोग। तो इनको तो जाहिर है वो आदमी कैसे उनकी नजरों में ठहरेगा जो उनकी करप्शन को लोगों को बताता है कि ये दे आर नॉट सिंसियर विद पाकिस्तान, दे आर एक्चुअली वर्किंग अगेंस्ट पाकिस्तान। सारी इकोनॉमी उसकी तबाह बर्बाद कर दी। जो कोरोना डेज में 6.1 पे थी उसको उठा के 0. पता नहीं किस पे ले गए। अब 3 साल बाद आके अब कहीं 3.1 पे आई है। उसके बावजूद इंटर बैंक से जो कर्जे लिए गए हैं वो किसी और हालात से कंपेयर किए ही नहीं जा सकते जिसमें कर्जे। लेकिन देखिए ना, हुकूमत का एक वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया, वो ये कह रहे हैं जो मुलाकात के मामलात हैं जिसके ऊपर इससे पहले भी हमने देखा कि जो अफगानिस्तान की तरफ से ट्वीट आ जाता है, फिर भारत से जो है वो कॉल्स आने लग जाती है, फिर इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो खास करके टेलीविजन स्क्रीन पर भारत की वहां पर मौजूद होती हैं। ये तमाम तर सूरत हाल एक जानिब हमें नजर आ रही है, दूसरी जानिब जो मुलाकात के मामलात हैं वहां पर सियासी गुफ्तगू से इज्तनाब करने का कहा गया, वहां सियासी गुफ्तगू की गई। तो ऐसे में वज़ीर इत्तलात का भी बयान सामने आया कि जी 1% भी अब मुलाकात का मौका नहीं दिया जाएगा। तो उनका मौक़िफ़ अगर देखें हुकूमत का, वो भी अपनी जगह राइट नजर आ रहा है। आप किस तरीके से देखती हैं? इंडिया से और अफगानिस्तान से और बलूचिस्तान से जिन अखबारों में आई है वो खबर और उसके बाद टीवी पे चली है, वो इंतहाई माठे अखबार हैं जिनको पढ़ने वाले शायद 2% भी नहीं है। उसके बाद अगर इंडिया किसी चैनल पे खबरें चलाता है ये तो क्या उनका काम ये नहीं है कि हमेशा से पाकिस्तान के लिए कुछ भी हो नेगेटिव तो फौरन वो खबरें चलाने शुरू हो जाएंगे? नेगेटिव क्या है? वो जाहिर है वो आवाज उठा रहे हैं कि अपने लीडर को इन लोगों ने इस तरह बंद किया हुआ है और ना मुलाकात करने दे रहे हैं ना बात करने दे रहे हैं। और जहाँ तक नौरीन खानम की बात है, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है उसमें वो एक लाइन जो इन्होंने AI से करके इंसर्ट की है वो लाइन उन्होंने नहीं कही। वो बिल्कुल सिर्फ इतनी सी बात कर रही है कि हम लोग मिलना चाहते हैं खान साहब से, जिसमें हमारी मुलाकातें नहीं हो रही है, उनको आइसोलेशन में रखा हुआ है। जो आइसोलेशन वो आइसोलेशन जिसमें इजाजत नहीं है, इवन आपका जेल का कानून इजाजत नहीं देता कि 4 दिन के बाद आप किसी कैदी को इस तरह आइसोलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो रियासत मुखालिफ बयानात की बातचीत की जा रही थी कि रियासत के मुखालिफ बयानात दिए गए, वो सब AI कैटेगरी में शुमार होती है। बाकी जो बात है वो जमहूरी ही बात है। PTI की जमात हो या तमाम सियासी जमातों को आप लोग इसके लिए मुतनब्बे करना चाहेंगे कि जो बयानात पिछले अदवार में देखे गए हैं रियासत मुखालिफ, वो सिर्फ AI की बुनियाद पर बनाए गए? AI की बुनियाद पे बनाए गए हैं। PTI हमेशा से इमरान खान साहब ये कहते हैं ये फौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है, ये पुलिस भी मेरी है, ये आवाम भी मेरी है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी अलग से कहें कि पंजाबी मेरे हैं या बलोची मेरे हैं या KP वाले मेरे हैं। वो हमेशा एक ही बात करते हैं कि मेरे पाकिस्तानियों। तो मेरे पाकिस्तानियों में पूरा पाकिस्तान आता है। उसमें कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बाकी तमाम फाटा के इलाके जो थे अब आ गए हैं वो हमारे साथ। लेकिन उसके बावजूद कभी खान साहब ने ऐसी बात नहीं की जो मुल्क के खिलाफ हो। वो उनसे थ्रेट है इनको। जाहिर है उनकी 180 सीट छीन के बैठे हुए हैं और जो हुकूमत कर रहे हैं
जिसपे इनका जरा सा भी हक नहीं है, जिसे कहना चाहिए कि किस हैसियत से ये आके हुकूमत कर रहे हैं। उन्होंने 180 सीट पे हमारी खींची और कहा 92 पे ले गए, और उसके बाद जो रिजर्व सीटें थी वो भी ऐसे बांटी गई जैसे मंडी में मंडी लगती है ले जाके कि 2-2 रुपए की ले लो, 2-2 रुपए की ले लो। इस तरह वो हमारी सीटें इन्होंने लोगों को दी हैं। जिनकी 2 सीटें उनको 5 सीटें ऊपर से और दे दी, जिनकी 2 सीटें उनको 7 सीटें ऊपर से दे दी। तो ये जो इंसाफ इस मुल्क में हो रहा है 26वीं आईनी 27वीं आईनी तरमीम के बाद, वो सबको ही नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है। उसमें कोई आवाज भी ना उठाए, कोई ये भी ना कहे कि हमें हमारे कायद से मिलाया जाए या हमें हमारे भाई से मिलाया जाए। तो सारी 70 से ऊपर की खवातीन हैं, और खान साहब खुद माशाल्लाह 73 ईयर्स के हो चुके हैं। उन लोगों के साथ इस किस्म का जुल्म करना, वो एक अकेला आदमी जेल के अंदर बंद रहने के बावजूद वो इन सब के ऊपर हावी है। हर चीज में, जैसे अभी पहले मैंने आपसे कहा कि हर चीज जो है वो शुरू खान साहब से होती है और खत्म खान साहब के ऊपर होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुसरत वाहिद साहिबा आपका कीमती वक्त का। और इसके साथ साथ दूसरे जानिब हमें फैसल नदीम साहब ज्वाइन कर चुके हैं, सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग सिंध से आपका ताल्लुक है। सियासी जमातों में हमें हलचल दिखाई दे रही है, वहीं हम देख रहे हैं कि जी PTI की जमात के हवाले से जो मामला सामने आ रहे हैं, सर क्या समझते हैं PTI की जमात आने वाले वक्तों में आपको कहां दिखाई देती है? लेकिन जमातें तो जब वजूद में आती हैं तो उनका वजूद तो बाकी रहता है, और ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी एक जमात जिसने वोट लिए हुए हैं और उसको यकसर खत्म कर दिया जाए। तो इस तरह तो मैं नहीं समझता कि किसी भी तौर जो है ना वो मकसद जो है मुमकिन हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा जाते हैं पीछे तो इसी तरह की बात बहुत सारी दीगर जो सियासी जमातें थी उनके लिए भी की गई थी, लेकिन आज आपके सामने है कि वो पूरी तरह से सियासी मैदान में इन है। ठीक है, अच्छा दूसरी जानिब फैसल नदीम साहब, ये जो अब केसेस हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से बनाए जा रहे होते हैं, तो जो बानी PTI है उनके केस की बात करें तो गुज़िश्ता जो भुट्टो हो गए, नवाज शरीफ हो गए, बेनज़ीर भुट्टो के जो केसेस हैं, क्या उनसे मुख्तलिफ ये केस नहीं है जो अब डील किया जा रहा है? देखिए, असल जो बात है ये इसको इस तरह से भी थोड़ा सा जो है ना मैं कहता हूँ देख लेना चाहिए कि आखिर ये सब कुछ इस तरह से होता क्यों है। क्या सियासतदानों को अपनी जिम्मेदारियां जो है उनको थोड़ा सा देखना होगा या नहीं? मकसद इसकी तरफ आपको लाजमी तौर पर आना पड़ेगा। ये जो केसेस बन रहे हैं आप देख लीजिए, मकसद 2018 में एक हुकूमत जो है ना वजूद में आई थी, तो उस वक्त जो मकसद अपोजिशन थी वो सारी उस वक्त वो बात कर रही थी जो आज की अपोजिशन जो है वो आपके सामने है कि उनकी जबानों पर है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक सियासतदान दूसरे के मुकाबले पर मकसद सपोर्ट कर रहा होता है मकसद उन लोगों को कि जिनको आपके सामने के बतून किया जा रहा होता है। तो इस सूरत में मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है कि जितने भी जमातें हैं इनको बैठकर आपस में कोई ज़ाब्ता इखलाक लाजमी तौर पर जो है ना वो बना लेना चाहिए। कोई ऐसा ज़ाब्ता कि जिसमें ये तय कर लिया जाए कि इस मुल्क को आगे जो है वो किस तरह से जाना है, किस तरह से मुल्क आगे जो है वो मकसद सफर करेगा और उसमें हमारा रोल क्या होगा। यानी अगर हम इसी तरह से सहूलतकारी यानी एक के खिलाफ दूसरा और दूसरे के खिलाफ कोई और इस तरह सहूलतकारी का ये सफर रहेगा तो यकीनी तौर पर मसाइल तो अपनी जगह पर हर सूरत में आप ये कह लें कि जो है ना वो अपनी जगह पर बाकी रहेंगे। तो मतलब ये होगा कि इख्तिदार की जंग है। हेलो जी, मतलब ये होगा कि इख्तिदार की जाएंगे। दूसरी जानिब हमें मोहम्मद पन्ना साहब ने ज्वाइन किया हुआ है, पहचान पाकिस्तान पार्टी से आपका ताल्लुक है। सर सबसे पहले तो वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। तमाम सूरत हाल सबके सामने सियासी मैदान में देखें तो एक पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। क्या समझते हैं कि इस जमहूरी मुल्क में जहां अवाम के वोटर से अब तक की जो रियासत पॉलिसी है, या अगर हम ये देखें कि जो जमहूरी निज़ाम है उसके तहत एक पार्टी को अगर दीवार से लगाया जा रहा है, आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं कि PTI की जमात में से जो लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है माइनस बानी PTI, क्या आप समझते हैं कि आने वाले वक्तों में कुछ नई इंजीनियरिंग होने वाली है? जी सर, मैं आपको एक अर्ज करता चलूं कि देखो कि PTI ने जब से आई है, जब वो इक़्तिदार में होते हैं तो वेल एंड गुड, जब नहीं होते तो सिर्फ यही तहरीबकारी स्टेट के साथ लड़ना, सियासत छोड़ देते हैं। अपना सियासतदान दूसरे सियासत कर रहे हैं तो इनको भी सियासत करनी चाहिए। ये नहीं है कि सबके साथ इंतशार पैदा करना, ये इंतशार जो है इनको बढ़वा देगा। इन्होंने खुद अपने पांव पे खुद को लड़ा मरा है। मुझे ये बताओ, जब से ये इक़्तिदार में आए हैं KP में डेवलपमेंट क्या की है?
सिंगल कोई ऐसा अच्छा काम बता दो, सवाए इनके बस सुबह शाम अडेला केपी, इसको आप निकाल दो जो गवर्नमेंट के लाखों रुपए खर्च हुए हैं सिर्फ एक ट्रैवलिंग पे। मुझे एक सिंगल काम बता दो कि ये किया क्या, इसलिए पब्लिक ने वोट दिए थे भाई, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान की हुकूमत है हमारे, कभी स्टेट के साथ लड़ते हैं कभी किसके साथ। मोहम्मद पन्हा साहब, इससे पहले भी अगर जो जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, उनकी भी कारकर्दगी पे अगर आप रोशनी डालें, या अगर पास्ट में आपने देखा होगा कि सबने रियासत मुखालिफ बयानात तो बहुत दिए, लेकिन अब इस जो जमात है उसके साथ एक अलग नारावा सलूक किया जा रहा है, तो क्या इनको भी थोड़ी सी छूट नहीं देनी चाहिए? नहीं सर, देखो नारावा सलूक आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी जमात हमारे इंडिया के साथ या किसी और ऐसे जो इसराइल है इनके साथ कोई राब्ते, अब स्काइप पे इमरान खान साहब की बहनों ने इंटरव्यू किसको दिया है आपको पता है? सर उसमें तो एआई का भी एक कॉन्सेप्ट सामने आ गया, वो एआई जो है वो उसके जरिए रियासत के मुखालिफ बयान भी जो है वो चलाए गए, तो ये तमाम तो सूरत हाल तो सबके सामने। अब इसराइल की बात करें, इसी तरीके से अगर पास्ट में देखें तो जो जमातें ओपोजिशन में मौजूद थी उनको इसराइल के साथ जो है वो शामिल किया जा रहा होता था, कहा जाता है कि जी वो उसको सपोर्ट कर रही है, अब ये ओपोजिशन में तो इनको कहा जा रहा है। तो ये मामला तो हमें बड़े अलग से नजर आ रहे हैं कि ये इल्जाम तराशी है सिर्फ, या सिर्फ और सिर्फ कैद में बंद करने के लिए या सलसल पाबंद करने के लिए ये हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं? नहीं नहीं मेरे भाई बात सुनो, अगर एआई है तो उसकी तरजीह होती है, इसी बड़े आदमी की तरजीह में इनको शक में ये सारा दिन मुब्तला होते हैं, अभी इसको निकाला इसको रखूं, इसको निकाला इससे, अगर एआई तो उसको जस्टिफाई देंगे, पर ये इल्जाम है इसके ऊपर कोई स्टैंड लेते, ये किसी चीज के स्टैंड नहीं लेते, तो आप खुद सोचें तो फिर एआई है तो उसका स्टैंड ले लेना, उसको चैलेंज करें, उसके कोर्ट के रूल है, हर चीज का चैलेंज तो हो सकता है ना। अगर उसका एआई का उनका शक है, जो भी कुछ है, मैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो वो उसको चैलेंज तो करे ना, चैलेंज करते नहीं बल्कि खुद कहा है कि भाई हम दुनिया में ये नहीं रहते। तो अब जियो का आपको शहबाज इकबाल ने 2-3 दफा बोला है ओपनली कि मैंने ट्राई करता हूँ, मुझे तो इंटरव्यू नहीं देते। मुझे ये बताओ, ये कहते हैं कि हम ये मोहतरमा गैर सियासी है, ये कल परसों जो अमल करे थे ये गैर सियासी है, किसी के आगे धरना देना फिर बैठना, आप मेहरबानी करके अपना एक स्कोप रखो गैर सियासी, इतनी जमायत है आप दूसरों को लगा दो सियासत में, आप अपने भाई के लिए कोर्टों में जाओ, अच्छे वकील हैं इनके पास, गौहर साहब अच्छा वकील है, दूसरे इनके सारे अच्छे वकील हैं, किसी को वकील के पास तो ये जाते नहीं, सवाल सारों को कॉल कर देते धरने पे आ जाए। ठीक है, अच्छा बस हमारे पास बहुत ही कम है। फैसल नदीम साहब क्या कहेंगे, आने वाले वक्तों में हमें पीटीआई की जमात क्या नजर आती है कि जी जमहूरी इख्तिदार के अंदर ये जमात भी शामिल होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए जी, मैंने आपसे अर्ज किया था कि पार्टियां तो खत्म नहीं होती हैं, ठीक ऐसा नहीं होता, मकसद के पार्टियां उनका वजूद खत्म हो जाए, पार्टियां बाकी रहती है, अप एंड डाउन आते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मजमूई तौर पर हमें जो सियासी सूरत हाल है उसका बैठकर सबको जायजा लेना चाहिए, लाजमी तौर पर इसे देख लेना चाहिए कि बार बार जो मसाइल बनते हैं, एक हुकूमत के हवाले से मसला बनता है, फिर दूसरी हुकूमत के हवाले से मसला बनता है, फिर तीसरी हुकूमत के हवाले से मसला बनता है, और बारी बारी सबके साथ एक जैसे मसाइल होते हैं। तो वो जो मसाइल है उनका सामना किस तरह से किया जाएगा, और क्या मुमकिन है कि बैठकर कोई ऐसा हल जो है वो ढूंढ लिया जाए, निकाल लिया जाए कि जिसके जरिए मिलकर काम करना होगा। बहुत शुक्रिया फैसल नदीम साहब, सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग सिंध से आपका ताल्लुक था। मोहम्मद पन्हा साहब, पहचान पाकिस्तान पार्टी से आपका ताल्लुक था, आपका भी बहुत शुक्रिया। नुसरत वाहिद साहिबा, साबिक एमएनए पीटीआई, और उसके साथ साथ मोहम्मद फारूक साहब, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक था, मेंबर सिंध असेंबली भी आप हैं, बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का मौक़िफ़ सामने आया, और आखिर में जाते जाते ये कहेंगे कि जमहूरी इक़्तिदार में अगर जो इस वक्त जमातें मौजूद हैं, और अगर एक सियासी जमात जो कि सियासी इंजीनियरिंग की वजह से इस वक्त जिसके खिलाफ बातें भी की जा रही हैं, ऐसी सूरत हाल में अगर जमहूरी अमल को बरकरार रखना है तो तमाम सियासी जमातों को मिल बैठकर सोचना होगा, समझना होगा, और एक दूसरे के लिए एक स्पेस देनी होगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। जिंदगी हालात में दिया साथ होगी, आपसे फिर मुलाकात। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।